नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। काशी में काशी तमिल संगमम का भव्य आयोजन हो रहा है। 19 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक लगभग 2500 से अधिक लोग वहां पहुंचेंगे और लगभग 12 समूह पहुंचने थे, जिसमें से 10 समूह काशी की धरती में पहुंच चुके हैं। अलग अलग समूह हैं, हम चाहे विद्यार्थियों की बात करें, बिजनेसमैन की बात करें, कारीगरों की बात करें या आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की बात करें, अलग अलग 10 समूह काशी में पहुंच चुके हैं। और मकसद यही कि जो भारतीय संस्कृति है, जो आध्यात्म की बात होती है, जो शिक्षा को बढ़ावा देने की बात होती है, या फिर हम काशी और तमिलनाडु की जो संस्कृति है उसके मिलन की बात करते हैं। यानी कि अतिथियों के आतिथ्य की बात करें, या फिर शिक्षा के साथ हम आध्यात्म की बात करें, या फिर हम भाषा के साथ रोजगार की बात करें, यही मकसद है इस काशी तमिल संगमम को आयोजित करने का। लेकिन इसके पीछे अगर हम 30 दिनों की बात करें, जो पूरा कार्यक्रम 30 दिनों का होना है, इसकी हम बात करें तो इसमें हम चाहे रेलवे की भूमिका की बात करें, आईआरसीटीसी की भूमिका की बात करें, या जिला प्रशासन की भूमिका की बात करें, सबकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि 30 दिन के लिए काशी में उत्सव था, एक त्योहार था, और 2500 से 3000 तक के लोग तमिलनाडु से काशी पहुंचते हैं और अलग अलग जो सेक्टर, अलग अलग क्षेत्रों में वो जाते हैं, संवाद करते हैं, चर्चाएं होती है। आज इसी विषय पर बात करेंगे कि जो सबकी भूमिका की बात की जा रही है वो कितनी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ शिक्षा, रोजगार, आध्यात्म, संस्कृति, सभ्यता, इसको आने वाले दिनों में कितना और विस्तार मिल पाएगा। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री का एक कथन सुन लेते, एक संबोधन सुन लेते। जब 19 नवंबर को उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री ने, तो उन्होंने क्या कुछ बड़ी बातें कही थी, वो हम सबसे पहले सुन लेते हैं। हमारे सामने एक और पूरे भारत को अपने आप में समेटे हमारी सांस्कृतिक राजधानी काशी है, तो दूसरी ओर भारत की प्राचीनता और गौरव का केंद्र हमारा तमिलनाडु और तमिल संस्कृति है। ये संगम भी गंगा यमुना के संगम जितना ही पवित्र है। ये गंगा यमुना जितनी ही अनंत संभावनाओं और सामर्थ्य को समेटे हुए हैं। काशी और तमिलनाडु दोनों संगीत, साहित्य और कला के अद्भुत स्रोत भी हैं। काशी का तबला और तमिलनाडु का तन्नुमाई। काशी में बनारसी साड़ी मिलेगी तो तमिलनाडु का कांजीवरम सिल्क पूरी दुनिया में फेमस है। आज भी तमिल विवाह परंपरा में काशी यात्रा का जिक्र होता है, यानी तमिल युवाओं के जीवन की नई यात्रा से काशी यात्रा को जोड़ा जाता है। ये है तमिल दिलों में काशी के लिए अविनाशी प्रेम, जो न अतीत में कभी मिटा न भविष्य में कभी मिटेगा। यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की वो परंपरा है जिसे हमारे पूर्वजों ने जिया था, और आज ये काशी तमिल संगमम फिर से उसके गौरव को आगे बढ़ा रहा है। आयोजन चला और मकसद यही है कि युवाओं को भी जोड़ा जाए, क्योंकि ये भी एक बड़ा मकसद है। जो आज की युवा पीढ़ी, हम जब कहते हैं कि भारत जो है युवाओं वाला देश है, तो उसको पता होना चाहिए अपने आध्यात्म के बारे में, अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में, और इसके साथ यही मकसद है। इसीलिए काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जाए। और जो सबसे पहला जत्था पहुंचा वो युवाओं का था, छात्रों का था, और प्रधानमंत्री जी ने भी छात्रों से संवाद किया था। आज इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन इस विषय पर बात करने के हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका हम परिचय करा दें। हमारे साथ चुमुकृष्ण शास्त्री जी हैं, संयोजक हैं काशी तमिल संगमम के। इसके साथ साथ जो दूसरे खास मेहमान हैं हिमांशु नागपाल हैं, मुख्य विकास अधिकारी हैं वाराणसी के, यानी कि सीडीओ हैं। और जो तीसरे खास मेहमान हैं अजीत कुमार सिन्हा जी हैं, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक आईआरसीटीसी से जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले चुमुकृष्ण शास्त्री जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। जब हम आध्यात्म की बात करते हैं, जब हम भारतीयता की बात करते हैं, तो उस भारतीयता के भाव को जो जगाने वाला, अगर जागृत करने की बात करें, तो क्या जो ऐसे आयोजन है काशी तमिल संगमम जैसे, ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? जी, ये काशी तमिल संगमम में भाषा को लोगों को जोड़ने का साधन बनाया। भाषा और साहित्य ये बहुत भावपूर्ण विषय है, और तमिल भाषा और तमिल साहित्य विश्व के अति प्रसिद्ध धरोहर है। इंडियन नॉलेज सिस्टम के अगर बात करते हैं तो तमिल वांग्मय में अत्यंत प्राचीन भंडार है। 5000 सालों से ज्ञान का संग्रह तमिल साहित्य में होते आ रहा है। इस ज्ञान भंडार के द्वारा और तमिल भाषा और हिंदी भाषा अगर
दोनों को देखते हैं, ये दोनों भाषाओं में बहुत से समान शब्दावली भी मिलती है और दोनों में न केवल आध्यात्मिक साहित्य, सांस्कृतिक साहित्य, वैज्ञानिक साहित्य, सामाजिक साहित्य और देश की एकता को सुदृढ़ करने वाले समान विषय बहुत मिलते हैं। इसलिए इस काशी तमिल संगमम के द्वारा संस्कृति की जो भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं, इन सभी अभिव्यक्तियों के माध्यम से देश में जो विविधता में एकता है जी, उस एकता को सुदृढ़ करने के लिए, एकता शक्ति का विषय है, विविधता सौंदर्य का विषय है। इस एकता के कारण ही विविधता का सौंदर्य स्थायी होती है और आध्यात्मिकता, सुंदरता, एकता, एकात्मता ये सब के साथ जुड़ा विषय है और इन सब विषयों का वाहिका है भाषा। भाषा के माध्यम से जनरेशन टू जनरेशन, परंपरा से परंपरा, लोगों से लोगों तक, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक विषय का आदान प्रदान होता है, संवाद विषयों का आदान प्रदान होता है। और प्रधानमंत्री भी कई बार कहते हैं जो भाषा है वो एक बड़ा माध्यम है। इसके साथ साथ क्षेत्रीय भाषाएं और स्थानीय भाषाओं पर हम जरूर आपसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अजीत जी, 30 दिन का पूरा कार्यक्रम था, आईआरसीटीसी ने कैसे प्लान किया? क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम था, 2500 से अधिक लोग तमिलनाडु से काशी पहुंचने थे 12 जत्थों में। हम अगर प्लानिंग की बात करें, पूरी कार्य योजना की बात करें तो क्या कुछ थी? देखिए, ये जो पूरा कार्यक्रम है उसका विस्तार नवंबर 16 से लेके दिसंबर के 18 तक है, जहां तक बनारस के ताल्लुकात हैं। और ये गाड़ी 3 डिफरेंट स्टेशंस तमिलनाडु से चलती हैं और उनको बनारस क्षेत्र के 3 डिफरेंट स्टेशन से लिंक किया गया है। तमिलनाडु में जो क्षेत्र हैं जहां से गाड़ियां चल रही हैं वो कोयम्बटूर का क्षेत्र है, रामेश्वरम का क्षेत्र है और चेन्नई सेंट्रल का क्षेत्र है। यहाँ से गाड़ियाँ ओरिजिनेट होती हैं और ये तीनों गाड़ियाँ 3 डिफरेंट डेस्टिनेशंस जो बनारस क्षेत्र में आते हैं, उसमें जैसे बनारस का स्टेशन है, वाराणसी कैंट स्टेशन है और दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन है। इन तीनों स्टेशनों पे ये गाड़ियाँ आती हैं और इसको इस तरह से प्लान किया गया है कि टोटल 12 समूहों में जो सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक इसके जो अलग अलग समूह हैं उनको अलग अलग गाड़ियों के माध्यम से, जिसमें प्रत्येक गाड़ियों में तकरीबन 216 की संख्या होती है और एक गाड़ी में और ये कुल मिला के 2592 लोग चयनित किए गए हैं आईआईटी चेन्नई के माध्यम से, जिनको अलग अलग वर्ग समूहों में भेजा जाता है। अगर हम टीम की बात करें तो क्या कई टीमों का गठन किया आपने इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए, क्योंकि काफी बड़ा कार्यक्रम है? जी जी, एक्चुअली जब ये यात्रा की शुरुआत होती है, वहाँ लोगों का रिसेप्शन और फिर उनको रेलवे के माध्यम से कोचेज निर्धारित किए गए हैं जिसमें इनकी यात्रा सुनिश्चित कराई जाती है। यात्रा सफर के दौरान उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है और उसके साथ आईआरसीटीसी की एक टीम काम करते रहती है कि यात्रा के दौरान उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, खाने पीने की जो सुविधा है वो मुहैया कराई जाती रहे समय समय पे। और 3 दिनों की यात्रा समाप्ति कर वो जब बनारस क्षेत्र में पहुंचते हैं तो उनका एक भव्य स्वागत किया जाता है इन तीनों स्टेशनों पे, बनारस, वाराणसी कैंट और दीनदयाल उपाध्याय। इसमें आईआरसीटीसी के माध्यम से सारी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाती है, जिसमें राज्य प्रशासन की तरफ से लोग मौजूद रहते हैं और राजनीतिक क्षेत्र के लोग मौजूद रहते हैं और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तत्वाधान में जिसके तहत ये कार्यक्रम कराया जा रहा है उसके लोग मौजूद रहते हैं और बहुत ही जोरदार तरीके से उनका रिसेप्शन किया जाता है। उसके बाद बसों के माध्यम से उनके रुकने की जो व्यवस्था अलग अलग होटलों में की गई है वहाँ पे ले जाया जाता है। तो इसकी एक पूरी प्लानिंग की गई होती है और फिर होटलों में उनका स्टे होता है। वहाँ पे उनके संस्कृति, स्वभाव और उनके अनुरूप जो है वो खान पान की व्यवस्था बनाई गई है। इसके लिए तमिलनाडु से विशेष टीम गठित करके लाई गई है जो उनके खान पान की व्यवस्था का ध्यान रखती है। अजीत जी, हम भाषा पे जरूर बात करेंगे। जो भाषा की गैपिंग आ रही है इसको कैसे आप लोगों ने दूर किया, तकनीक कितना मददगार, इस पर जरूर बात करेंगे। लेकिन चुम्बकर शास्त्री जी, जब हम रामेश्वरम से काशी तक की बात करते हैं या फिर कावेरी से गंगा नदी तक की बात करते हैं तो आने वाले दिनों में कितना बड़ा बदलाव देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम के तहत, अगर हम बात करें तो?
जी, अभी तक तमिलनाडु के लिए सीमित था। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको राष्ट्र स्तर पर उठाया और देश के सभी लोगों को बताया कि तमिल धरोहर की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है और हम सभी तमिल सीखना चाहिए। इस पहली बार देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार तमिल के बारे में देश के सामने विचार रखा और इसके साथ साथ तमिल के बारे में देश की दृष्टि भी बदली है। और इसके साथ साथ ये भी हम देखते हैं तमिल लोगों का यहाँ काशी में, अयोध्या में, प्रयागराज में जो स्वागत मिल रहा है, यहाँ के उत्तर प्रदेश के लोगों की आत्मीयता जो तमिल लोगों ने अनुभव कर रहे हैं, इससे तमिलनाडु में सुदूर गांव तक इसका परिणाम आज ऑलरेडी दिख रहे हैं और पूरे देश के प्रति तमिलनाडु के लोगों की देखने की दृष्टि बदल रही है। तो इस प्रकार तमिलनाडु का और देश का बहुत बड़ा एक जोड़ संबंध जो और सुदृढ़ स्थापित और भी मजबूत हुआ है एकता का। जी बिल्कुल। तो मुझे हम आएंगे युवाओं की भूमिका की भी बात करेंगे और जिसमें जो आत्मीयता की आप बात करें, जो आध्यात्म की बात करें, इस पर भी जरूर बात करेंगे। लेकिन हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि 19 नवंबर से लेकर 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, तब से अब तक क्या क्या कुछ हुआ वहां पर काशी तमिल संगमम पे, कितने बड़े बदलाव है और क्या क्या जो IRCTC की भूमिका है, रेलवे की भूमिका है, पर्यटन विभाग की भूमिका है, उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका है, वो क्या कुछ है, ग्राफिक्स के माध्यम से हम देखने और समझने की कोशिश करते हैं। जी, उद्घाटन से अभी तक मुझे अभी मैं आपके पास समूह में 19 नवंबर को काशी तमिल संगमम की शुरुआत की थी और तब से अब तक 10 समूह यानी कि 10 जत्थे काशी की धरती पे पहुंचे, अलग अलग क्षेत्रों के जो जत्थे थे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाना इस पूरे काशी तमिल संगमम का जो मकसद है, इस कार्यक्रम का मकसद था, वो यही था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना है वो युवाओं में, वो भारतीयों में, लोगों में उसको बढ़ावा दिया जाए। उत्तर और दक्षिण के बीच ऐतिहासिक सभ्यतागत संबंधों के कई पहलुओं का जश्न की तरह इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है। उद्देश्य ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को करीब लाना है। जी, इसके साथ साथ ये कुछ पॉइंट है जो अब तक किए गए हैं और इसका मकसद यही है, साझी विरासत की समझ विकसित करना, ये भी मकसद है। खासतौर से युवाओं में साझी विरासत को विकसित करना, ये एक बड़ा मकसद है इस कार्यक्रम का, काशी तमिल संगमम का। इसके साथ साथ जो और पहल की गई उसमें दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच संबंध को और मजबूत करना भी शामिल है। यानी कि हम चाहे तमिलनाडु की बात करें या फिर काशी की बात करें, जो आध्यात्मिक लगाव है, जो शिक्षा का केंद्र दोनों राज्य रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय, रेलवे, कपड़ा, पर्यटन, सूचना प्रसारण और यूपी सरकार का सहयोग रहा है। जो 30 दिन तक कार्यक्रम भव्य आयोजन वहां पर चल रहा है। 10 जत्थे पहुंच चुके हैं। IIT मद्रास और बनारस हिंदू जो है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कार्यान्वयन एजेंसियां यानी कि मुख्य एजेंसियां ही है, लेकिन सबका सहयोग रहा है। चाहे हम रेलवे की बात करें, पर्यटन विभाग की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, सूचना प्रसारण मंत्रालय की बात करें, इसके साथ साथ तमिलनाडु से अब तक 10 समूह जो हैं वो काशी तमिल संगमम आ चुके। इसमें छात्राओं का समूह है, किसानों का समूह है, बिजनेसमैन का समूह है, जो आध्यात्म से जुड़े जो लोग हैं, जो पुजारी हैं, उनका समूह है। कुल 2500 से अधिक लोग तमिलनाडु से काशी आएंगे, जिसमें से 10 जत्थे पहुंच चुके। और IRCTC ने एक बहुत बड़ा प्लान किया है, बृहद प्लानिंग की है उनके रुकने की, उनको घूमने की, उनके भ्रमण की। आयोजन में खेलों को भी शामिल किया गया ताकि युवाओं में भी उत्साह है। यानी कि इस पूरे कार्यक्रम को अलग अलग माध्यमों से जोड़ा गया है। काशी तमिल संगमम नाम से एक नई ट्रेन का अब आने वाले दिनों में संचालन होगा। केंद्रीय रेल मंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है कल कि काशी तमिल संगमम नाम से एक नई ट्रेन का संचालन होगा जो तमिलनाडु से सीधे काशी पहुंचेगी। अगर हम 19 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक कुल 12 समूह आएंगे। 12 समूह में लगभग 2500 से 3000 लोग शामिल हैं जो यहां पर पहुंचे हैं। 10 जत्थे पहले ही पहुंच चुके हैं, सिर्फ 2 जत्थे यानी कि 2 समूह अब बाकी रह गए हैं। IRCTC या रेलवे की भूमिका की बात करें तो तमिलनाडु से वाराणसी तक लाने के लिए IRCTC ने, रेलवे ने कई ट्रेनों की व्यवस्था की है। रामेश्वरम से बनारस तक आने वाली बनारस साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, इसके माध्यम से लोगों को लाया गया। कई ट्रेनें संचालित की जा रही, कई ट्रेनों में नई बोगियां लगाई गई ताकि वहां से आने वाले लोगों को कोई दिक्कत न हो और वो लोग यहां तक पहुंच सके। चेन्नई सेंट्रल से गया जंक्शन तक जाने वाली गया साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस को भी संचालित किया गया और मकसद यही था कि वहां से जो अलग अलग लोग पहुंचे हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोग पहुंचे हैं, उनको सुविधापूर्वक यहां लाया जा सके। एर्नाकुलम पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक अलग से कोच भी लगाया गया है ताकि किसी को कोई प्रकार की दिक्कत न हो। 12 समूहों में लगभग 2500 से 3000 से अधिक मेहमानों को
ट्रेन से आने की सुविधा, तो ये सब तैयारियां की गई आईआरसीटी की तरफ से, रेलवे की तरफ से, ताकि इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके, बेहतर तरीके से किया जा सके। आईआरसीटी के कई बड़े अधिकारी दिन रात मेहमानों के स्वागत में जुटे हैं, क्योंकि ट्रेनों का अलग अलग टाइमिंग है। बहुत सी ट्रेनें रात में पहुंच रही हैं, बहुत सी ट्रेनें जो है सुबह पहुंची हैं। तो कई अधिकारियों का एक पूरा गुड ग्रुप है जो लगातार स्वागत में लिए जुटा है। तमिलनाडु से आए मेहमानों का रेलवे स्टेशनों पर ही स्वागत किया जा रहा है। आप लोगों ने देखा भी होगा, ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जा रहा है, ताकि जो मकसद यही है कि दोनों राज्यों की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो शिक्षा है, जो अध्यात्म है, उसको बढ़ावा दिया जाए। मेहमानों के खाने से लेकर उनको भ्रमण यानी को घुमाने तक की जो सुविधा है वो आईआरसीटीसी के माध्यम से की जा रही है। काशी के अलावा प्रयागराज और अयोध्या यानी कि जो धार्मिक जो क्षेत्र हैं, बड़े जो गढ़ माने जाते हैं, बड़े क्षेत्र हैं, उन पर भी प्रयास करने के लिए किया जा रहा है। चुमू जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कैसे देखते हैं, बहुत भव्य आयोजन हुआ है काशी तमिल संगमम के रूप में, आने वाले दिनों में कितना बड़ा बदलाव आप देखते हैं? जी अजीत जी, कैसे देखते हैं? क्या अगर हम तैयारियों की बात करें, जैसे कि हमने ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझने की कोशिश की, आईआरसीटीसी की एक बड़ी भूमिका रही है लोगों को लाने की, उनको रहने की, ठहरने की व्यवस्था, इसके साथ साथ भ्रमण की व्यवस्था। एक्चुअली इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं, पहले भी दक्षिण का संबंध उत्तर के इस क्षेत्र से बना रहा है। आप देखेंगे बनारस में जो पर्यटक आते हैं उसमें ज़्यादातर लोग काशी और अयोध्या का भ्रमण करते हैं। इस चीज़ को देखते हुए जो आइटनरी बनाई गई उसमें काशी के वो सारे स्थल चिन्हित किए गए जहाँ से उनका जुड़ाव बना रहा है। और इसी क्रम में मैं बताऊं कि काशी में हनुमान घाट पर स्थित शंकराचार्य का मठ और वहाँ पे और भी ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ पे उनको जाना होता है, जहाँ पे उनकी संस्कृति से जुड़ाव उनको महसूस होता है, पता चलता है, वो चिन्ह वहाँ मौजूद हैं। और सुब्रमण्यम भारती का जैसे कि घर है उसको म्यूजियम में तब्दील किया हुआ है, वो देखने के लिए लोग आते हैं और वो हम लोगों ने आइटनरी में शामिल किया हुआ है। प्रयागराज में शंकर मंडपम देखने का मौका मिलता है, संगम घाट स्नान के बाद वो हनुमान मंदिर और शंकर मंडपम में जाते हैं। अयोध्या में ऐसे ही श्री राम जन्मभूमि को देखने के बाद बाकी जो महत्वपूर्ण स्थल है वहाँ का भ्रमण करते हैं। बिल्कुल, हम अब जरूर बात करेंगे कि जो लोग आ रहे हैं उनके अंदर क्या उत्साह है, क्योंकि आपकी पूरी एक टीम काम कर रही है। आईआरसीटीसी की जो भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण है, उस पर जरूर बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वाराणसी के जो मुख्य विकास अधिकारी हैं हिमांशु नागपाल जी से, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जिला प्रशासन की एक बड़ी भूमिका है। ब्रेक के बाद समाज में भागीदारी का सपना हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और काशी तमिल संगमम का भव्य आयोजन चल रहा है। 2,500 से 3,000 से अधिक, 2,500 से 3,000 के बीच लोग वहां पहुंचे हैं। 10 जत्थे, 10 समूह ग्रुप पहुंच चुके हैं। अलग अलग क्षेत्रों के समूह पहुंचे। मकसद ही है शिक्षा को बढ़ावा देना, आध्यात्म को बढ़ावा देना, संस्कृति को बढ़ावा देना। हिमांशु जी, जिला प्रशासन की भूमिका की अगर हम बात करें तो क्या क्या चुनौतियां रही, क्योंकि 30 दिन का एक बड़ा कार्यक्रम था, 2,500 लोग पहुंच रहे थे किसी शहर में, कैसे क्या प्लानिंग की आपने? ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार 30 दिन लंबा ये कार्यक्रम है। इसमें पूरा जो कार्य है, कोऑर्डिनेशन, हर जो डिपार्टमेंट है इसमें काम कर रहा है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन लाना, और जो हमारे अतिथि आ रहे हैं उनको एक यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म देना जिसमें जो उनके एकेडमिक इंटरेक्शन है, साथ ही साथ उनकी बोर्डिंग लोजन का काम है, उनकी सेफ्टी का काम है, सेफ मूवमेंट का काम है, उनके भव्य एक आगमन और उनके स्वागत का एक आयोजन कराना, और साथ ही साथ जो हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इसके अतिरिक्त जो हमारा लोकल हमारे स्कूल्स के अंदर और
और अन्य इवेंट्स हम अपने यहाँ पर कल्चरल इंटरेक्शन के लिए कर रहे हैं। इस पूरे आयोजन को कराना और सभी डिपार्टमेंट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन कराना, ये मेजरली काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी डिपार्टमेंट्स के सहयोग से किया है। जी बिल्कुल, जिला प्रशासन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम था, बड़ा आयोजन था, 30 दिन का कार्यक्रम था और सबकी निगाहें इस कार्यक्रम में लगी हुई थी। कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। अभी पहले सुन लेते हैं कि किन केंद्रीय मंत्रियों ने क्या कुछ कहा इस काशी तमिल संगमम के कार्यक्रम को लेकर। पेश है। कार्यक्रम को आगे लेने के लिए 2 हमारे नॉलेज पार्टनर इकट्ठा आए हैं। भारत सरकार की अनेक विभागों के साथ IIT मद्रास और BHU बनारस, ये 2 इस कार्यक्रम की तमिल संगमम की होस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मैंने कहा कि समाज जीवन की 12 प्रमुख ग्रुप, एकेडमिक्स, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, फिल्म, सॉन्ग, टेक्सटाइल, आर्टिसन, ऐसे 12 ग्रुप के each group will consist of 200 people, that around 2,500 people from Tamil Nadu will visit in 12 group to Kashi. सबसे जरूरी है आज की युवा पीढ़ी को जुड़ना, और युवा पीढ़ी या कला संस्कृति से या खेल से जुड़ती है तो मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने खेलों का आयोजन भी काशी तमिल संगम में कराने का अवसर हम सबको दिया। कौन हारता है कौन जीतता है इसका फर्क नहीं पड़ता, हमें एक दूसरे को जानना है, एक दूसरे को पहचानना है। भाषा नहीं जानते होंगे तब भी कोई ना कोई बीच में जोड़ने वाला मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप एक दूसरे को इतना जानें कि भविष्य में आप भी तमिलनाडु का अपना कोई प्रोग्राम बनाएं, आप भी सेवा काशी वहां पर जाने का काम करें। तमिलनाडु में बहुत सारे, मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा मंदिर तो शिव के ही होंगे, और बहुत सारों की कहानियां कहीं ना कहीं बनारस से काशी के साथ जुड़ी हुई है। तो जो काशी तमिल का ये जो गठजोड़ है, जो संगम है, ये आज का नहीं, ये सदियों पुराना है, लेकिन इसको जीवित करने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश की, विश्व की प्राचीनतम शहर काशी और विश्व की प्राचीनतम भाषा तमिल, इन दोनों का जो संयोजन है एक अति अद्भुत कार्यक्रम है, और देश में पूरे के पूरे प्रदेश में सभी में एक हर्ष की लहर है इस आयोजन से, और ये दिखाता है कि किस तरह से देश एक है, किस तरह से देश मजबूत है और श्रेष्ठता की तरफ बढ़ रहा है। राष्ट्र एक है, जो अटल जी ने कहा था, भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता पुरुष है, एक जीता जागता पूरा का पूरा एक कंप्लीट एक आत्मा एक है, एक इस तरह का स्वरूप है भारत का। तो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का अनूठा प्रयास चल रहा है काशी में, काशी तमिल संगमम कार्यक्रम को लेकर। अजीत जी, काशी के जो, अगर हम गंगा आरती की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, एक पहचान की तरह है, बहुत दूर दूर से लोग उस आरती में शामिल होने जाते हैं। क्या ये जो लोग आए हैं, IRCTC ने इसकी भी व्यवस्था की है कि वो भी उस आरती में शामिल हो सके, देख सके? जी बिल्कुल, यहाँ इनकी आइटनरी के हिसाब से अपने पहले दिन के भ्रमण के दौरान जब सायंकाल में इनको क्रूज की जो सुविधा बनारस में उपलब्ध है, उसके माध्यम से सारे जो हमारे गेस्ट हैं उनको क्रूज राइड कराते हैं, बनारस के घाटों का दर्शन कराते हैं, और उसी दौरान गंगा आरती देखने का मौका सबको मिलता है। क्रूज की आपने बात की तो क्या कहा जा सकता है कि वाटर टूरिज्म की बात करें, इसको भी धीरे धीरे कहीं बढ़ावा मिल रहा है? धार्मिक पर्यटन को तो बढ़ावा दिया ही जा रहा है, लेकिन जो जल पर्यटन है, जो वाटर टूरिज्म, उसको भी बढ़ावा मिल रहा है? एक्चुअली पर्यटन के इस अभियान में जितने भी एसोसिएटेड एजेंसीज हैं, उन सारों को इससे एक बढ़त मिल रही है, और बाहर से आए लोगों को भी बनारस में जो ये बदलाव आ रहे हैं उन्हें देखने का एक मौका मिल रहा है। देखने का मौका भी। अगर हम उत्साह की बात करें, रिएक्शंस की बात करें, अगर क्योंकि IRCTC की अलग अलग टीमें काम कर रही हैं, लोगों में उत्साह किस तरीके से नजर आ रहा है?
देखिए, हर जगह जैसे बनारस में उनका भव्य स्वागत होता है, फिर वैसे ही प्रयागराज में उनका स्वागत होता है, फिर वैसे ही अयोध्या में उनका स्वागत होता है। तो पूरी यात्रा जो है वो 4 दिनों की है। यूपी की धरती पे जिस डेट को उनका अराइवल होता है उसके डे 4 में उनका डिपार्चर होता है। और संवाद की जहाँ तक आपने पहले बात की थी संतोष जी, तो संवाद के लिए जो तमिल बहुत सारे लोग इंग्लिश बोल देते हैं तो उनके लिए तो दिक्कत नहीं होती, जो नहीं बोलते या नहीं समझते हैं तो उनके लिए पूरे ग्रुप के लिए हम जब सिटी विजिट कराते हैं या ट्रेन में उनकी यात्रा कराते हैं तो उस दौरान हर बस में एक तमिल इंटरप्रेटर रहता है और वो स्कॉट का काम भी करता है, जो उनकी बातों को हमें बताता है, हिंदी स्पीकिंग लोगों को बताता है, क्योंकि इसमें कई जो है संस्थाएं, इकाइयां जुड़ी हुई हैं। पुलिस के लोग रहते हैं, संस्कृति विभाग के लोग रहते हैं, जिला प्रशासन के लोग रहते हैं। तो जहां भी कोई संवाद का ऐसा, रेलवे से लोग रहते हैं, तो संवाद का मुद्दा आता है, वहाँ पे जो तमिल स्कॉट होते हैं जो इंग्लिश, हिंदी और तमिल बोल सकते हैं, आईआरसीटीसी ने खास तौर से ऐसे लोगों को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटकर उनका टीम लीडर बनाया ताकि यात्रा के दौरान कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। चिकित्सा से संबंधित भी ऐसे कुछ मौके आए जहां पे लोगों को किसी कारण से कोई परेशानी हुई तो तुरंत चिकित्सा मुहैया कराई गई। तो वो जो तमिल स्कॉट होते हैं उनके माध्यम से वो अपना संवाद कर पाते हैं। और अजय जी, संवाद और में हम तकनीक की पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हिमांशु नागपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, जो मुख्य विकास अधिकारी हैं वाराणसी के। हिमांशु जी, जब कोई इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो जिला प्रशासन के सामने ये भी एक चुनौती रहती है कि वो कार्यक्रम भी अच्छी तरीके से, सफल तरीके से संचालित होता रहे, लेकिन शहर भी परेशान न हो, ट्रैफिक भी न जाम हो। तो क्या इसको लेकर भी आप लोगों ने क्या कुछ प्लानिंग की? जी, इसको लेकर पूरा का पूरा जो एक प्लान था पहले से तैयार कर लिया गया था, जिसमें रूट डाइवर्जन से लेकर और जो हमारा जो टूरिस्ट आ रहे हैं बाहर से, हमारे तमिलनाडु से लोग आ रहे हैं, तो उनके भव्य स्वागत के साथ जब रेलवे स्टेशन पे कोई नॉर्मल ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो, और साथ ही साथ जब वो अलग अलग लोकेशंस पर विजिट करने जाते हैं तो वहाँ पर दूसरे जो अन्य टूरिस्ट आए हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको लेकर पहले से प्लान पूरा बना लिया गया। तो उसी तरीके से टाइमिंग भी डिसाइड की गई थी कि इसकी वजह से कोई नॉर्मल ट्रैफिक हमारा डिस्टर्ब ना हो और बाकी जो हमारे नगर में लोग आ रहे हैं और यहाँ के स्थानीय नागरिक उनको भी कोई परेशानी ना हो। क्या अलग अलग टीमों का गठन हुआ? तो उसके बाद चाहे हम पुलिस की बात करें या फिर दूसरे अधिकारियों की बात करें, उनका भी अलग अलग टीमों का गठन हुआ? जी, सभी जो हमारे तमिलनाडु से लोग आते हैं उनके साथ एक यहाँ पर लाइसेंस ऑफिसर्स के साथ पूरी एक टीम लगाई जाती है जिनको यहाँ के रूट्स के बारे में पता है और पहले से एडवांस प्लानिंग कर ली जाती है कि जब रूट खाली हो तभी वहाँ से मूवमेंट होती है। इसको लेकर पहले से सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में आपसी एक प्लान बना लिया गया था, इसकी एग्जीक्यूशन अब किया जा रहा है। हिमांशु जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो भाषा की जो समस्या थी, क्योंकि तमिलनाडु से लोग आ रहे थे, वो हिंदी अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते, यहाँ के लोग वहाँ की भाषा नहीं समझ सकते, उसको दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जिला प्रशासन ने खासतौर से, ताकि जो संवाद हो वो सरल हो सके, एक दूसरे की बातें समझ सके? इसको लेकर हमारे यहाँ बनारस में ही तमिलनाडु से पहले माइग्रेट हुए बहुत यहाँ पर लोग हैं, उनका इसमें पूरा सहयोग लिया गया और उनको एज अ कोऑर्डिनेटर बीच में लगाया गया ताकि बीच में जो आपस में समन्वय हो और संवाद हो वो बना रहे और किसी तरीके से लैंग्वेज को लेकर कोई इशू ना आए। तो उनको भी इस पूरी प्रोसेस में एक मेजर स्टेक होल्डर बनाया गया और हर ग्रुप के साथ यहाँ के जो लोकल हमारे ट्रांसलेटर थे जिनको तमिल और हिंदी दोनों की पूरी जानकारी थी उन्हें लगाया गया। तो सभी जो हमारे तमिलनाडु से साथी आए थे वो बहुत संतुष्ट पूरी व्यवस्था से रहे और बहुत खुश रहे। बिल्कुल। तो काशी तमिल संगमम का मकसद भी है रोजगार को भी बढ़ावा देना, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ट्रांसलेटर एक बड़ी संख्या में लोगों को नियुक्त किया गया ताकि वो अनुवाद कर सके, तमिल के लोगों को हिंदी बता सके, हिंदी जो हिंदीवासी लोग हैं, जो काशी के स्थानीय लोग हैं, उनको तमिल के बारे में समझा सके। अभी वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरूर बात करेंगे कि इस भाषा के जो संवाद में तकनीक कितनी महत्वपूर्ण साबित हुई है। अलग अलग हम चाहे ट्रांसलेटर की बात करें, गूगल की बात करें, ऐप की बात करें, वो कितनी महत्वपूर्ण साबित हुई। ब्रेक के बाद समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार।
बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। अब ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और काशी तमिल संगमम को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और चुमुक कर्ण शास्त्री जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जब हम भाषा की बात करते हैं, नई शिक्षा जो नीति आई है उसमें भी ये कहा गया है कि स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए। प्रधानमंत्री भी लगातार संवाद कर रहे हैं कि क्षेत्रीय भाषा जो है, स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए। ऐसे जो कार्यक्रम है, जो काशी तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम है, वो भाषा को कितना और आगे बढ़ाते, कितना विस्तार देते हैं? चामू शास्त्री जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि भाषा को विस्तार देने की कितनी जरूरत है और ऐसे जो कार्यक्रम है, काशी तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम, कितना इसको आगे बढ़ाते हैं जब हम स्थानीय भाषाओं की बात करते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं की बात करते हैं? जी, वैसे सभी भारतीय भाषाओं के इस प्रकार जोड़ने का, देश को जोड़ने के लिए भाषा को साधन बनाने की आवश्यकता है। कई प्रांत ऐसे हैं जहां बहुत भाषाएं बोले जाते हैं, कुछ प्रांत ऐसे हैं कुछ कम भाषाएं बोली जाते हैं। सभी इस प्रकार देश के दूर दूर राज्यों के लोगों को भाषा के द्वारा जोड़ने का काम करना चाहिए। सभी भाषाओं में अगर हम संस्कृति और आध्यात्मिक विषय लेते हैं तो सभी वाङ्मय में समान विषय स्रोत है, तो इसलिए हम पूरे देश को इस प्रकार भाषा के द्वारा जोड़ सकते हैं। पुराणों के द्वारा, रामायण के द्वारा, महाभारत के द्वारा और मंदिरों के द्वारा, और इस प्रकार के जो प्राचीन शास्त्रीय भाषाएं जो है, क्लासिकल लैंग्वेजेस, इसमें जो ज्ञान है, विषय है, भक्ति है, ये सब देश को जोड़ने का विषय है। शास्त्री जी, हम इस प्रकार जोड़ने एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है, क्या वो, उसके लिए भी बेहद जरूरी है उसको आध्यात्म की जानकारी देना, सभ्यता जो संस्कृति रही है उसके बारे में जानकारी देना, और ऐसे जो कार्यक्रम है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं ताकि हम पीछे लौटें, देखें, अपनी जड़ों को पहचानें, समझें? देखिए जी, NEP 2020 का अगर हम विषय देखते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत यही विषय कहा गया। भाषा, साहित्य, कला और ये सभी प्रकार के विद्याएं, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के अंतर्गत सभी विद्याएं हमें सिखाना चाहिए। ये सभी विषय भारतीय भाषा में है। भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम भारतीय भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में नहीं है। इसलिए सभी भारतीय भाषाएं सीखना चाहिए और इस प्रकार के कार्यक्रम होना चाहिए। यह जो काशी तमिल संगमम कार्यक्रम है, ये केवल आध्यात्मिक कार्यक्रम नहीं है, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिर्फ आध्यात्मिक कार्यक्रम नहीं है, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, सिर्फ शैक्षिक कार्यक्रम नहीं है, ये इसमें रोजगार की भी संभावनाएं हैं, आध्यात्म को आगे बढ़ाने की भी संभावना है। एक लास्ट कमेंट अजीत जी, बहुत ही समय की बेहद कमी है, जब हम भाषा की बात कर रहे होते हैं तो तकनीक कितनी महत्वपूर्ण साबित हुई है इस पूरे कार्यक्रम को अगर हम देखें तो? बहुत लास्ट कमेंट। देखिए, तकनीक के माध्यम से मॉनिटरिंग बेहतर हुई है और इतने बड़े आयोजन को सफल बनाने के लिए बेहतर मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, मिनट टू मिनट रिपोर्टिंग की आवश्यकता थी। तो ये सारी चीज़ें और प्रॉपर कम्युनिकेशन विथ ऑल द कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट्स, उसकी आवश्यकता थी। तो इसको पूरा करने में तकनीक का सहयोग हमें मिला है। और मैं यूं कहूं कि जो आदान प्रदान हुआ, इस तरह से सांस्कृतिक आदान प्रदान, तो जैसे कि उसने हमें सिखाया, उत्तर भारत के लोगों को सिखाया तमिल, और तमिल लोगों को हिंदी सिखाई। और मैं बताऊं कि जैसे आप नमस्कार करते हैं मित्रों को, तो वहाँ पे वनक्कम नंबर गले, नंबर गले, वनक्कम नंबर गले, ये इसका मतलब है कि आप मित्रों को नमस्कार कर रहे हैं।
तो इतना सीख के मैं उससे आया। और जो लोग हमारे गेस्ट यहाँ से तमिलनाडु वापस जा रहे हैं वो यहाँ का यूपी की धरती का गुणगान करके जा रहे हैं। एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह है, ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करेंगे, वहां जाके प्रचार प्रसार करेंगे काशी की, उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है और वहां के जो लोग यहाँ हैं, ब्रांड एम्बेसडर एक दूसरे की संस्कृति को समझ रहे हैं। जिस हम साझा विरासत की बात करते हैं, साझा संस्कृति की बात करते हैं, और यही मकसद रहा है काशी तमिल संगम को संचालित करने का, आगे करने का, ताकि जो संस्कृति है, जो विरासत है, जो अध्यात्म है, उसको बढ़ावा दिया जा सके। आप तीनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने इस बात पर चर्चा की कि आने वाले दिनों में कितना बड़ा व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा जब काशी तमिल संगमम पूरा हो जाएगा और 2,500 लोग जो तमिल से यहाँ आए, जब ये वापस जाएंगे तो क्या एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करेंगे, क्या प्रचार प्रसार के लिए काम करेंगे, जो उत्तर प्रदेश की संस्कृति की बात करते हैं या काशी की संस्कृति की बात करते हैं। नमस्कार।